सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे पेय जो वर्तमान में हमारी पार्टियों की शान है। चाहे कोई भी खुशी का अवसर हो, अक्सर हम भारतीय इन ड्रिंक्स को पीना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप बारीकी से सोचें तो आज जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में मौजूद हैं, उनमें से ज़्यादातर को कोका कोला या फिर पेप्सी ओन करती है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये दोनों कंपनियां इसी तरह से अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। मगर दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत से ही ये दोनों कंपनियां एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बनी हुई हैं। इन दोनों कंपनियों के बीच चली इस प्रतिस्पर्धा को आज हम कोला वार्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि इस प्रतिस्पर्धा की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इन दोनों कंपनियों ने इंडियन मार्केट को डोमिनेट किया। दोस्तों, ये हमारी बैटल फॉर बिजनेस सीरीज का पहला एपिसोड है और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही एपिसोड्स लेके आता रहूँगा। इसलिए अगर आप भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल हिंदी इन्फॉर्मेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। 1886 वह वर्ष जब जॉन एस पेम्बर्टन ने वह सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जिसे आज हम कोका कोला के नाम से जानते हैं। वह एक फार्मासिस्ट थे और इस पेय को उन्होंने अपनी अटलांटा बेस्ड पेम्बर्टन केमिकल कंपनी में तैयार किया था। सन 1891 में कोका कोला के इस फॉर्मूले को ASA कैंडलर को $2300 कैश और कुछ प्रॉपर्टी राइट्स के बदले में बेच दिया गया और आखिरकार उन्होंने वर्ष 1892 में द कोका कोला कंपनी की स्थापना की। इस समय कोका कोला धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था। वही एक और अमेरिकी फार्मासिस्ट उद्योगपति जिनका नाम कैलो ब्रैंडम था, कोका कोला का अल्टरनेटिव तैयार करने में लगे थे। वह इस काम को अपने ड्रग स्टोर में अंजाम दे रहे थे जो कि अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में स्थित था। वर्ष 1893 को उन्होंने ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक बना लिया जो कि उनके अनुसार कोका कोला को टक्कर दे सकता था और वह इस ड्रिंक को अपने ड्रग स्टोर में आने वाले ग्राहकों को पिलाने लगे। उनके ग्राहकों को भी ये ड्रिंक काफी पसंद आने लगा और ये ब्रैड ड्रिंक्स के नाम से मशहूर हो गया। वर्ष 1898 को ब्रैंडम ने इस ड्रिंक का नाम बदलकर पेप्सी कोला रख दिया जो कि एक ग्रीक शब्द पेप्सी से प्रभावित था। दोस्तों, इस समय तक अच्छी सेल्स होने के बावजूद पेप्सी कोका कोला से काफ़ी पीछे चल रही थी क्योंकि उस समय कोका कोला ड्रिंक्स अमेरिका के हर स्टेट में अवेलेबल थे। 1899 को कोका कोला ने एक इंडिपेंडेंट बोटलिंग कंपनी से अपना पहला एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत उस कंपनी को ये ड्रिंक्स खरीदने और डिस्ट्रीब्यूट करने के अधिकार मिल गए। इसके बाद से ही वह अनोखा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वजूद में आया जिस पर आज पूरी की पूरी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री टिकी हुई है। प्रतिस्पर्धा में होने के बावजूद 20वीं सदी की शुरुआत से ही ये दोनों कंपनियां अच्छा खासा पैसा कमा रही थीं। लेकिन वर्ष 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया और दोनों कंपनियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, खासकर पेप्सी कोला को। वर्ष 1919 में कोका कोला कंपनी को निवेशकों के एक समूह द्वारा खरीद लिया गया जिसका नेतृत्व अटलांटा बेस्ड बिजनेसमैन अर्नेस्ट वुडरफ कर रहे थे। वही इस महायुद्ध के कारण शुगर प्राइस में भारी इजाफा हो गया। कोका कोला कंपनी तो किसी तरह से इस झटके को सहन कर गई, मगर वर्ष 1923 आते आते पेप्सी कोला बैंकरप्ट हो चुकी थी। इसीलिए इस दौरान पेप्सी मैनेजमेंट ने कोका कोला के सामने पेप्सी को खरीदने का प्रस्ताव रखा जिसे कोका कोला ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद इसी वर्ष यानी कि 1923 में पेप्सी को रॉय सी मैकग्रेगल द्वारा खरीद लिया गया, मगर काफ़ी कोशिशों के बाद भी वह इस कंपनी को फिर से रिवाइव करने में नाकामयाब रहे। आखिरकार वर्ष 1929 में अमेरिका के ऐतिहासिक स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद पेप्सी कोला को चार्ल्स गुथ द्वारा खरीद लिया गया। उस समय चार्ल्स लोफ्ट इनकॉर्पोरेटेड के प्रेसिडेंट थे जो कि अमेरिका की एक लीडिंग कैंडी मैन्युफैक्चर कंपनी थी और पूरे अमेरिका में 115 से ज़्यादा कैंडी स्टोर्स की चेन को ऑन करती थी जहां सोडा फाउंटेन्स के जरिए कोका कोला ड्रिंक्स भी बेची जाती थी। दोस्तों, वास्तव में पेप्सी को खरीदने के पीछे चार्ल्स गुथ और कोका कोला कंपनी के बीच पैदा मतभेद एक बड़ी वजह थे। उस समय चार्ल्स अपने स्टोर्स में भारी मात्रा में कोका कोला बेच रहे थे, इसलिए उन्होंने कंपनी से कोका कोला की खरीद पर रीजनेबल डिस्काउंट मांगा जिसे कोका कोला कंपनी ने नकार दिया। इस घटना के बाद से ही चार्ल्स ने लोफ्ट इनकॉर्पोरेटेड के स्टोर से कोका कोला को हटाकर पेप्सी को बेचना शुरू कर दिया। मगर इसके बावजूद कोका कोला कंपनी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इस बात का एहसास अब गुथ को भी हो रहा था, इसलिए उन्होंने पेप्सी को एक नया रूप देने की कोशिश की। गुथ ने पेप्सी की ओरिजिनल रेसिपी में कुछ बदलाव किए जिससे पेप्सी का टेस्ट भी कुछ हद तक कोका कोला जैसा हो गया। इसके साथ ही उन्होंने भारी डिस्काउंट पर पेप्सी को बेचना शुरू कर दिया। एक तरफ यहाँ कोका कोला 5 सेंट्स में 150 ml की बोतल बेच रही थी, वही पेप्सी 5 सेंट में 300 ml की बोतल बेचने लगी। ये एक बड़ा ही साहसी कदम था और देखते ही देखते पेप्सी की सेल्स आसमान को छूने लगी। 1936 से 1938 के बीच मात्र 2 सालों में ही पेप्सी का प्रॉफिट डबल हो चुका था। जिस पेप्सी को खरीदने से कोका कोला कंपनी ने कभी मना कर दिया था, वही आज उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन चुकी थी।
दोस्तों पेप्सी के रिवाइवल के कारण ही चार्ल्स गुत्स को फादर ऑफ मॉडर्न पेप्सी भी कहा जाता है। मगर इस दौरान लोफ्ट इनकॉर्पोरेटेड और चार्ल्स गुत्स के बीच पेप्सी की ओनरशिप को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, जिसका परिणाम लोफ्ट के हक में आया और पेप्सी कोला की ओनरशिप अब लोफ्ट के पास चली गई। उन्होंने आगे चलकर लोफ्ट हटाकर पेप्सी कोला नाम को ही आगे बढ़ाया। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, मगर पेप्सी ने अपनी बैंकरप्सी से सीख लेते हुए अपने खुद के शुगर फार्म तैयार कर लिए थे, जिससे इस महायुद्ध के कारण दोनों कंपनियों पर कोई खास बुरा असर नहीं हुआ। दोस्तों वर्तमान में कोका कोला के मशहूर ट्रेडमार्क कोक का पहली बार यूज 1941 में एडवर्टाइजमेंट्स के लिए किया गया था। 1949 को एल्फ्रेड एन स्टील को पेप्सी कोला कंपनी का नया CEO बनाया गया। इससे पहले वह कोका कोला कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। स्टील ने अपनी मार्केटिंग स्किल्स और एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए पेप्सी को काफ़ी ख्याति दिलाई। यही वजह थी कि 1950 और 60 के दशक में पेप्सी की सेल्स 3 गुना तक बढ़ गई थी। अगर इस कोलावार को भारत के संदर्भ से देखें तो 1950 से ही कोका कोला कंपनी भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने में लगी हुई है। दूसरी तरफ पेप्सी को 1956 में भारत में लॉन्च किया गया था, लेकिन उम्मीदों के उलट इसकी सेल्स भारत में काफ़ी कम थी, जिस कारण वर्ष 1961 में पेप्सी ने भारत में अपना कारोबार समाप्त कर दिया। पेप्सी के इस कदम का फायदा सीधे तौर पर कोका कोला को हुआ और उस समय कोका कोला 80% इंडियन मार्केट को कैप्चर किए हुए था। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन दोनों कंपनियों ने खुद को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक ये कंपनियां दुनिया भर के कई लोकप्रिय ब्रांड्स को खरीद चुकी हैं या फिर उनके साथ कारोबारी साझेदार बन गई हैं। 1946 को कोका कोला द्वारा जर्मन बेस्ड कोल्ड ड्रिंक फैंटा को खरीद लिया गया। इसके बाद 1960 में मिनट मेड कॉर्पोरेशन और 1961 में कोका कोला ने लेमन लाइम ड्रिंक स्प्राइट को इंट्रोड्यूस किया। दूसरी तरफ 1960 के दशक में पेप्सी द्वारा माउंटेन ड्यू को खरीद लिया गया और 1965 को फ्रीटो ले के साथ मर्जर के बाद पेप्सी कोला कंपनी का नाम बदलकर पेप्सी को रख दिया गया। फ्रीटो ले एक अमेरिकन स्नैक फूड मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि भारत में लेज और कुरकुरे जैसे स्नैक फूड ब्रांड्स को ओन करती है। वर्ष 1970 में फैंटा को टक्कर देने के लिए पेप्सी ने स्पेनिश ब्रांड मिरिंडा को खरीद लिया। 1977 में भारत में स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर था, जिस कारण कुछ कानूनी अड़चनों के चलते कोका कोला ने भारत से अपना कारोबार समाप्त कर दिया। इस घटना के बाद पार्ले और कैंपा कोला जैसे लोकल भारतीय ब्रांड्स ने इंडियन मार्केट पर अपनी पकड़ बनाई। थम्स अप, जो कि इस समय कोका कोला कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक है, ओरिजिनली पार्ले कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। वहीं पेप्सी ने वर्ष 1975 में अपना ऐतिहासिक मार्केटिंग प्रमोशनल दाव खेला, जिसे उन्होंने पेप्सी चैलेंज का नाम दिया। इस चैलेंज में लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें कोक और पेप्सी का ब्लाइंड टेस्ट करने को कहा जाता था, जिनमें से ज्यादातर लोग पेप्सी के टेस्ट को कोक से बेहतर बताते थे। इस चैलेंज को पेप्सी ने काफी बड़े पैमाने पर अंजाम दिया, जो कि इन दोनों कंपनियों में चल रहे कोलावार के कारण किसी आंदोलन की तरह लोकप्रिय होने लगा। इस घटनाक्रम ने कोका कोला की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। इस समय पेप्सी को कोका कोला को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दे रही थी, जिसके कारण कोका कोला ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने कंपनी की ब्रांड वैल्यू को काफी नुकसान पहुंचाया। वर्ष 1985 में कोला वार्स के चलते द कोका कोला कंपनी ने अपनी 1 सदी पुरानी ओल्ड कोका कोला रेसिपी को चेंज कर दिया और इस नई कोक को कोक 2 नाम दिया, जो कि एक ब्लंडर सिद्ध हुआ। ग्राहकों द्वारा इस नई कोका कोला को बुरी तरह से नकार दिया गया। वर्ष 1984 में पेप्सी ने मैंगो फ्लेवर ड्रिंक स्लाइस को इंट्रोड्यूस किया और इसके 2 वर्ष के बाद ही अमेरिकन ब्रांड 7 को भी खरीद लिया। इसी वर्ष पेप्सी ने कुछ इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप करके फिर से भारत में वापसी की। वहीं कोका कोला चीन में अपना कारोबार बढ़ाने पर ध्यान दे रहा था। आखिरकार वर्ष 1993 में कोका कोला ने फिर से भारत में वापसी की और पार्ले कंपनी के साथ साझेदारी कर ली। इस दौरान उन्होंने थम्स अप, लिम्का, माजा और दूसरे ब्रांड्स को भी परचेज कर लिया और वर्ष 2001 तक कोका कोला ने अपने कोक 2 को पूरी तरह से बनाना और बेचना बंद कर दिया। वहीं पेप्सिको ने वर्ष 1998 को ट्रोपिकाना को खरीद लिया। इसके बाद धीरे धीरे क्विकर ओट्स, KFC और पिज्जा हट जैसे ब्रांड्स को भी अपने अंतर्गत कर लिया। दोस्तों वर्ष 1946 से फेमस ब्रांड्स को खरीदने की इस होड़ के नतीजे में आज आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स के नाम जानते हैं, उनमें से 95% से ज्यादा को ये दोनों कंपनियां ओन करती हैं। दिसंबर 2005 को पेप्सी के 112 साल के इतिहास में पहली बार उसकी मार्केट वैल्यू कोका कोला से ज़्यादा हो गई। दोस्तों अगर वर्तमान की बात करें तो आज पूरे विश्व में इन दोनों कंपनियों का कारोबार फैला हुआ है, मगर यहाँ एक तरफ कोका कोला की ज़्यादातर कमाई सॉफ्ट ड्रिंक्स के जरिए होती है, वहीं पेप्सिको की 50% से भी ज़्यादा कमाई स्नैक फूड्स और दूसरे प्रोडक्ट से होती है। ऐसे तो इन कंपनियों के मुताबिक कोलावार 90 के दशक में ही खत्म हो चुका है, मगर विशेषज्ञों के अनुसार ये प्रतिस्पर्धा आज भी जारी है। दोस्तों इस एपिसोड में मैंने इस कोलावार को काफ़ी संक्षिप्त तरीके से बताया है। अगर आप इस बारे में और बारीकी से जानना चाहते हैं तो इस पर कई बुक्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।